हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नू अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं बीपीएससी 101 जो कि है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। तो देखो मेन चीज क्या है, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी मतलब पॉलिटिकल थ्योरी को समझे, पॉलिटिक्स में क्या है नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आपको ज्ञान है नॉर्मल पॉलिटिकल लाइफ के बारे में या फिर पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा समझ रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो आराम से ये सब्जेक्ट आपके लिए मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, और साथ में मैं हूं आपके लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चैनल में जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ लेक्चर, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है। ठीक है, फ्री मतलब कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाने की जरूरत है, थोड़ा सा टाइम व्यतीत कीजिए और आराम से अच्छे नंबर्स लेके आइए। ठीक है, और कमेंट जरूर करना है और कौन से सब्जेक्ट में आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, और लाइक करना मत भूलिए प्लीज। ठीक है, तो चलते बढ़ते हैं आगे बिना लेट किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है कि व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। देखो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को आपको जानना जरूरी है और क्वेश्चन को ठीक तरह से एनालाइज करना आपको आना चाहिए। अगर क्वेश्चन आप ठीक से एनालाइज कर पा रहे हैं कि क्या पूछा गया है, तो आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। कभी कभार क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं भी पूछ सकता, जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, तो इसको डिफरेंस बिटवीन में पूछ सकते हैं। पर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। तो मेन चीज क्या है कि हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू से पूरा चैप्टर के टॉपिक को भी ओवरऑल में कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी एक्सप्लेन। तो चीजों को ध्यान से समझना है, जहां पे जरूरत होगा मैं वहां पे बाइलिंगुअल बताऊंगा और बाकी हम इंग्लिश में ही चलेंगे। Democracy is a system of government in which the people play an important role in the process of governance. डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहां पे लोग एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, तो मतलब गवर्नेंस में और या फिर गवर्नमेंट के जो काम होते हैं जैसे वोटिंग वगैरह वगैरह, तो इसमें आदमी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द सक्सेस ऑफ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम डिपेंड्स लार्जली ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो जो सक्सेस होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कब होता है या फिर कब इंपॉर्टेंट बन जाता है या फिर कब फ्रूटफुल होता है, जब आप जो हम लोग हैं नॉर्मल लोग, हम पार्टिसिपेट करें किसी भी एक्टिविटीज में। Political participation refers to the involvement of individuals in the political process through various forms of action। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में को कहा कहते हैं हम इस चीज को, कि पॉलिटिकल में अगर आप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है, मतलब अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है, it enables citizens to influence political policies, elect representative, express their opinions and hold government accountable। तो ये क्या क्या हो सकते हैं कि पब्लिक पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस मतलब इन्फ्लुएंस करना, इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हम एमएलए एमपी को चूज करते हैं वोटिंग थ्रू से, बेसिकली कह सकते हैं वोटिंग, एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड होल्ड गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म्स। दो फॉर्म में हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को कंसीडर करेंगे, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन और पैसिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब देखेंगे एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या है। मतलब कहना ये है कि देखो एक्टिव और पैसिव में कह सकते हैं कि एक्टिव जो होता है डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, ठीक है, और पैसिव होगा तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। तो देख लेते हैं फिर भी। एक्टिव पार्टिसिपेशन रेफर्स टू द इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन्स इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज बियॉन्ड मेयरली एक्सरसाइजिंग राइट टू वोट। तो सिर्फ राइट टू वोट नहीं कि हम वोट दे रहे हैं, ये नहीं, पर डायरेक्टली हम गवर्नमेंट में मतलब एक्टिवेट रहें या फिर लोग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें। People who actively participate take a keen interest in public affairs and contribute to the functioning of democracy. They contest election, campaign for political parties, attend political meetings, participation in public debates, organize demonstration, join pressure groups and communicate with public representatives regarding issues affecting society। ठीक है, तो इतने सारे काम अगर आप डायरेक्टली करते हो तो आप एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। एक्टिव participation strengthens democracy because it promotes public awareness, accountability and responsiveness. It encourages citizens to become partners in decision making process and ensures that governments remain answerable to the people। तो इसमें क्या होता है, it encourages citizens to become partners in the decision making process। तो ये encourage करता है कि आप decision making में आए, गवर्नमेंट की decision making में आए और इंश्योर करें दैट गवर्नमेंट्स रिमेन आंसरेबल टू पीपल, और इंश्योर करें कि गवर्नमेंट जो है वो पीपल को आंसरेबल हो। पीपल को अगर समझ लीजिए, मान के चलिए इन द सेंस कि आप अगर एमएलए एमपी बन जाते हैं तो आप गवर्नमेंट के पार्ट बन जाते हैं। आप एमएलए एमपी होते हैं कि एमएलए एमपी एक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। एमएलए एमपी मतलब एक चेयर होल्डिंग पर्सन है, वो पर्टिकुलर अब आदमी नहीं रहता है, वो गवर्नमेंट का पार्ट बन जाता है, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। ऐसे समझ लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ, राम मोहन श्याम, ठीक है, जो भी है, ठीक है, तो वो समझ लो मोहन जो है, मोहन अभी कल को जब एमएलए नहीं बनाता, कल को एक इंसान था। ठीक है, अब मोहन जब कल को एक एमएलए बन जाता है तो वो आदमी मतलब कल उससे जब वो मोहन था तब उसको कोई पूछने वाला नहीं था कि भाई क्या बात है मोहन, यहाँ की ब्रिज क्यों नहीं बन रही है ना। तो उससे क्या मतलब उससे बोले रहता नहीं। जब वो एमएलए एमपी एक्टिव पार्टिसिपेशन कर लेता है गवर्नमेंट में, जब एमपी एमएलए बन जाता है तब वो अकाउंटेबल रहेगा लोगों के प्रति और उसको जवाब देना पड़ेगा, हाँ मोहन भाई
मोहन सर, क्या एमएलए बनने के बाद में आपने ब्रिज क्यों नहीं बनाई? ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसा है। Passive participation, on the other hand, involves limited or indirect involvement in political activities. Limited or indirect involvement होगा. Citizens who participate passively usually perform on the only the basic democratic duties such as voting during elections, following political developments or obeying the laws of the country. तो passive पार्टिसिपेशन क्या होगा कि आप डायरेक्टली वोट कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को फॉलो कर रहे हैं. दे जनरली डू नॉट एंगेज इन पॉलिटिकल कैंपेन्स, पब्लिक प्रोटेस्ट और पार्टी एक्टिविटीज. Passive participation is also important because voting gives legitimacy to democratic governments and allows citizens to express their political preferences. However, when most citizens remain passive, democratic institution may less responsive to public needs. है ना? अब देखेंगे several factors influence the level of political participation including education, political awareness, economic condition, social background, access to information and confidence in political institutions. ठीक है, ये पॉलिटिकल ये सारे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, लेवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कि अगर ये चीज मतलब कौन एक्टिव में पार्टिसिपेट करेगा या फिर कौन हम लोग एक्टिव या पैसिव में पार्टिसिपेशन करते हैं, तो इन चीजों की वजह से ही करते हैं और इन चीजों के लिए ही करते हैं, ये फैक्टर्स है ये. हायर लेवल्स ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस जनरली एनकरेज ग्रेटर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, while poverty, literacy and political alienation may reduce citizens involvement. अगर किसी में मतलब अगर ठीक ठाक हो, आप जानकार हो, तो आप ले सकते हो, बाकी आप पैसिव पार्टिसिपेशन करें, वोट में कोई दिक्कत नहीं है. बोथ एक्टिव एंड पैसिव पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूट टू द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, दोनों ही पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के फंक्शन के लिए. ऑल्दो दे डिफर इन इंटेंसिटी एंड स्कोप, दोनों का इंटेंसिटी और स्कोप अलग है. एक्टिव पार्टिसिपेशन प्रमोट्स ग्रेटर पब्लिक एंगेजमेंट एंड स्ट्रेंथेन्स डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, whereas passive participation ensures legitimacy and continuity of democratic institutions through regular electoral participation. तो इसमें क्या होता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन में अगर डायरेक्टली हो तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट में आते हैं और पीपल के साथ में कनेक्टेड होने का मौका मिलता है, देश सेवा, ठीक है, या फिर जन सेवा जिसको हम कह सकते हैं कि नहीं, लोगों के लिए काम करना, लोगों के प्रति कर लिया, फॉर द कंट्री ऑफ द कंट्री ना, क्या है डेमोक्रेसी में, सॉरी, फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल, है ना. तो ये चीज है, तो यह ध्यान में रखना है. हालांकि जो पैसिव पार्टिसिपेशन है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की कंटिन्यूटी में काम आता है कि सही से चले, सब कुछ तरीके से चले, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, वोटिंग राइट्स हम जिताते रहें, ठीक है, हर जगह से टाइम टू टाइम अच्छा इलेक्टोर या फिर अच्छा जो कैंडिडेट हम चुन के लाएं अपने लिए, ठीक है. तो ये होता है पैसिव पार्टिसिपेशन. तो होप आपको समझ में आ गया होगा. बहुत बहुत आसानी तरीके से मैंने आपके लिए बहुत ही ईजी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में तैयार किया है नोट. थोड़ा टाइम तो लगता है यार, है ना, तो समय लगता है आपके लिए बनाने के लिए कि कौन सा चीज आपको भाएगा और अच्छे से अच्छा. जो भी किसी को इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है, अगर पहली बार भी दे रहा है, तो भी आराम से आप लिख के आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है. तो बिना लेट के फिर से दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे. इससे पहले और एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताना है कि आप और कौन से सब्जेक्ट में आपको चाहिए, और लाइक करना मत भूलिएगा. चलिए, एग्जामाइन द व्यूज ऑफ लैक्लो एंड मॉफ इन पोस्ट, कोई मॉफे बोलते कोई मॉफ बोलते इन पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है. पोस्ट मॉडर्निज्म दोनों का जो है क्या है, इनके बारे में हम देखेंगे कि चैंटल मॉफे एंड अर्नेस्टो लैक्लो, ठीक है, इनका बेसिकली नाम है. हम देखेंगे क्या 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 बताया गया है यहाँ पे. पोस्ट मॉडर्निज्म चैलेंजेस द ट्रेडिशनल बिलीफ दैट सोसाइटी कैन बी एक्सप्लेन थ्रू अ सिंगल यूनिवर्सल थ्योरी. तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो होता है, मॉडर्निज्म के मतलब मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म या फिर मॉडर्निज्म के बाद का जो फेस है, तो वो चैलेंज करते हैं कि ट्रेडिशनल बिलीफ है उनका क्या कि जो सोसाइटी है कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू अ सिंगल यूनिवर्सल थ्योरी. जो सोसाइटी को हम मतलब वो चैलेंज करते हैं कि सोसाइटी को हम सिंगल यूनिवर्सल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, कोई एक तरीका नहीं होता. इट आर्ग्यूज दैट पॉलिटिकल एंड सोशल रियलिटीज आर डाइवर्स, कॉम्प्लेक्स एंड कंस्टेंटली चेंजिंग. तो ये आर्ग्यू करते हैं कि पॉलिटिकल सोशल रियलिटीज क्या है, पॉलिटिकल सोशल रियलिटीज क्या, वो डाइवर्स है, ठीक है, और जिसके कारण कि कॉम्प्लेक्स है और कंस्टेंटली चेंज करता रहा, चेंज हो रहा है. Among the important contributors to post-modernism political theory are Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, who developed a new understanding of democracy, power and political identity. Their ideas are closely associated with the concept of radical and प्लूरल डेमोक्रेसी. रेडिकल एंड प्लूरल डेमोक्रेसी क्या है देखेंगे, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा. लैक्ले एंड मॉफ रिजेक्टेड द ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट बिलीव दैट क्लास स्ट्रगल इज ओनली द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स. तो इन्होंने जो ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट बिलीव थे कि जो क्लास स्ट्रगल है, जो छोटे बड़ों का फर्क है, जो गरीब अमीर का फर्क है, यही है बेस पॉलिटिक्स का बेस. तो ऐसा कुछ नहीं है. दे आर्ग्यूड दैट मॉडर्न सोसाइटीज कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट सोशल ग्रुप विद डाइवर्स आइडेंटिटीज एंड इंटरेस्ट. तो उन्होंने बोला कि मॉडर्न सोसाइटी में बहुत सारे सोशल ग्रुप है जिसके अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, अलग अलग इंटरेस्ट है, सिर्फ वो नहीं है जो मार्क्सिस्ट ने
कहा था, मार्क्सिस्ट का जो बेस है। This includes workers, women, ethnic minorities, environmental groups, and various social movements. According to them, political conflicts cannot be understood only through economic class because issues such as gender, race, culture, language, and identity also shape political future. पॉलिटिकल लाइफ तो कहा यह जाता है, इनके इनका 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 कहने का मतलब यह था कि पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट जो है सिर्फ इकोनॉमिक क्लास के हिसाब से हम नहीं समझेंगे कि कौन गरीब है कौन अमीर है, तो इसको ही सिर्फ कंसिडर नहीं करेंगे। बिकॉज इश्यूज सच है, जैसे कुछ कुछ इश्यूज और भी है, जैसे जेंडर, रेस, कल्चर, लैंग्वेज, ये भी है जो आइडेंटिटी कर मतलब एन आइडेंटिटी जो और साथ में आइडेंटिटी भी है कि जो पॉलिटिकल लाइफ को शेप करता है, कि जिसके कारण से पॉलिटिक्स पॉसिबल है, या फिर पॉलिटिकल साइंस को रीड करना या फिर पॉलिटिक्स को स्टडी करना सोसाइटी में पॉसिबल हो सकता है। सिर्फ सिर्फ इकोनॉमिक बेस नहीं है, दूसरे और भी क्राइटेरिया हैं। अ सेंट्रल आइडिया इन देयर थ्योरी इज दैट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज आर सोशली कंस्ट्रक्टेड रादर देन फिक्स्ड और परमानेंट। तो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, फिक्स्ड और परमानेंट नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक चीज पर हम भरोसा नहीं कर रहे हैं या फिर बात नहीं बता रहे हैं। पीपल्स identities are influenced by historical, cultural and political circumstances and therefore continue to change over time। तो जो पीपल की आइडेंटिटीज है मतलब वो हिस्टोरिकली बदलती है। तो जैसा कि मैंने कह रहा था, पीपल आइडेंटिटीज़ आर इन्फ्लुएंस बाय हिस्टोरिकल। पीपल की जो आइडेंटिटी होती है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में फिक्स नहीं रहती, परमानेंट रहती, वो इन्फ्लुएंस करती है हिस्टोरिकल, कल्चरल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस के थ्रू से, एंड देयरफॉर कंटिन्यू टू चेंज ओवर टाइम। वो चेंज होती है कि हमेशा किसी का भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एक नहीं रहेगा, कल्चर एक नहीं हो सकता, मतलब कल्चर में भी चेंजेस हो सकते हैं, पॉलिटिकल सर्कमस्टेंस में भी चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई फिक्स्ड और परमानेंट नहीं है। पॉलिटिकल स्ट्रगल्स इमर्ज व्हेन डिफरेंट ग्रुप्स अटेम्प्ट टू सिक्योर रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो पॉलिटिकल स्ट्रगल तब होते हैं जब कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है वो अपना जो रिकॉग्निशन होता है वो सिक्योर करने की कोशिश करता है या फिर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो दूसरा पार्टी भी कम करेगा, बोलेगा कि हाँ ये है वो है। तो देखा ही आप लोगों ने कैसे कन्फ्लिक्ट होता है रियल लाइफ में। डेमोक्रेसी शुड प्रोवाइड स्पेस for diverse voices instead of forcing everyone into a single political framework। तो डेमोक्रेसी का कहने का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर सिंगल फ्रेमवर्क में आप बन जाइए, ठीक है, इसमें डाइवर्सनेस होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। Lacklo and Moff also developed the concept of radical and plural democracy। They believe that democracy should recognize differences among social groups and encourage open political debate। तो open political debate होना चाहिए और social group को encourage करते हैं इस चीज़ में, ठीक है। Conflict is a natural part of democratic politics and should be not be eliminated। तो conflict एक natural होता है, इसको eliminate नहीं करना चाहिए। अगर conflict नहीं होगा तो हम मतलब एक monopoly हो जाएगा एक, है ना। तो जो एक political party को जो समझ में आएगा जो सही नहीं, सही गलत जो सिर्फ एक ही चीज़ तरीके से फैसला करता रहेगा। Instead democratic institutions should provide peaceful ways for different groups to express their demands and resolve disagreements। They argued that democracy becomes stronger when it includes multiple identities and encourages participation in various social movements। तो उन्होंने ये भी बोला था कि डेमोक्रेसी क्या है, कब स्ट्रॉन्ग बनेगा, जब उसमें मल्टीपल आइडेंटिटीज़, मतलब मल्टीपल, इट इंक्लूड्स मल्टीपल आइडेंटिटीज़, जिसमें मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हो, अलग अलग आइडेंटिटीज़ हो, सिर्फ एक सिंगल चीज़ पे डिपेंड ना रहे, एंड एनकरेजेस पार्टिसिपेशन बाय वेरियस सोशल मूवमेंट्स। तो पार्टिसिपेशन भी इसमें होना चाहिए बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स के थ्रू से, ठीक है। Their ideas have been appreciated for expanding the scope of democratic politics beyond class issues and highlighting the importance of identity, diversity and participation। At the same time, critics argue that their theory places less emphasis on economic inequality and offers limited guidance for achieving social and political change। तो limited guidance है ना होता है। The views of Lacklo and Moff have significantly influenced contemporary political theory by presenting democracy as an open and inclusive process that values diversity, dialogue and the participation of different social groups rather than relying on a single universal explanation of politics। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये एक ओपन इंक्लूसिव प्रोसेस है जिसमें जो डाइवर्सिटी को वैल्यू करता है, डायलॉग को वैल्यू करता है और पार्टिसिपेशन कि सोशल डिफरेंट अलग अलग सोशल ग्रुप्स की पार्टिसिपेशन इसमें होगी। और ये रिलाई मतलब नहीं करेगा कि सिंगल यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन हो किसी भी पॉलिटिक्स का, मतलब कोई भी पर्टिकुलर सिंगल क्लास या फिर सिंगल ग्रुप्स के ऊपर में ये डिवाइड नहीं होगा। ये बहुत सारे इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिटीज़ होने चाहिए इसमें, ठीक है, और अलग अलग चीज़ में वैल्यू मतलब ये होना चाहिए, अलग अलग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। किसी भी सिंगल चीज़ में ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना चीज़ें अच्छी नहीं होती है, मोनोपोली हो जाता है, ठीक। चलिए डिस्कस द एम्पेरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी। अब एम्पेरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, इस क्वेश्चन को एम्पेरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी किसी दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है ना।
चलो, द एम्पेरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ स्टडिंग पॉलिटिक्स दैट एम्पेसाइजेज ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो एक मॉडर्न अप्रोच है पॉलिटिकल थ्योरी को समझने का या फिर जानने का, जिसमें एम्फेसिस किसको दिया जाएगा, ऑब्जर्वेशन को दिया जाएगा, मतलब जोर किस पे दिया जाएगा, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल फिनोमेना बाय कलेक्टिंग फैक्ट्स, analyzing evidence and examining actual politics behavior rather than relying on philosophical ideas और moral principles। तो इसमें हम किस में वैल्यू देंगे या फिर किस में वैल्यूएशन करेंगे या फिर किस में ज़्यादा प्रकाश डालेंगे, इसमें पॉलिटिक्स को अगर हमें जानना है तो हमें ज़्यादा हम फैक्ट्स पे फोकस करेंगे कि फैक्ट्स क्या बोलते हैं, एविडेंस को एनालाइज करेंगे कि एविडेंस क्या है, एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर को एनालाइज करेंगे रादर देन पुराने फिलोसॉफिकल आइडियाज़ या फिर मॉरल प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र ना रखते हुए। ठीक है, दिस अप्रोच बिकम इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी विद द ग्रोथ ऑफ बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस एंड द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये कब आया था, बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस, मतलब इसमें जब ग्रोथ हुई थी 20th सेंचुरी में। ठीक है, बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस में और साइंटिफिक मेथड्स में जब आई थी, जब स्टडी करना होगा पॉलिटिकल साइंस को, उस समय की बात है। ठीक है, The empirical approach is based on belief that political theory should be developed from observable facts। Political theory जो होता है observable facts से develop होती है। ठीक है, it studies how political institutions actually function, how people behave in elections, how government make decision, how political parties, pressure groups and public opinion इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल प्रोसेसेस। ठीक है, तो एम्पेरिकल अप्रोच ये होगा जिसमें कि ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स हो, मतलब फैक्ट्स के को मद्देनज़र रखते हुए हम इस चीज़ को जानेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एक्चुअली फंक्शन कैसे करती है, पीपल उसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो भी मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट कैसे डिसीजन लेती है। रिसर्चर्स यूज मेथड्स सच एज सर्वेज, इंटरव्यूज, क्वेश्चनरीज, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, केस स्टडीज एंड फील्ड ऑब्जर्वेशन टू कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा। तो आपने नायक मूवी देखी होगी, अगर बॉलीवुड में नायक मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि कैसे जो रिसर्चर, मतलब जो उसमें तो रिसर्चर नहीं कह सकता मैं, अनिल कपूर ने कैसे अमरीश पुरी की धोती खोली थी। ठीक है, कि मतलब पूछ रहा था कि मतलब क्या आपने उस जब में क्या, उसने अच्छी चीज़ें रिकॉर्ड करके रखी थी और उसको प्रूफ दिखा के बोल रहा था कि यहाँ पे आपने कैसे गलती की, वहाँ पे आपने कैसी गलती की। तो वो क्वेश्चनरी स्टैटिस्टिकल डेटा एनालाइज करके सर्वे करके लाया था, है ना, सब कुछ। तो वही चीज़ है, उसी को बोलते हैं एम्पेरिकल अप्रोच। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस एक्यूरेट, रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव नॉलेज अबाउट पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है ना, तो वो चीज़ें आपको अभी समझ में आ रही होगी रियल लाइफ का, अगर मैंने एग्जांपल दे दिया होगा तो। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द एम्पेरिकल अप्रोच इज इट्स एम्फेसिस ऑन वैल्यू न्यूट्रलिटी। It attempts to separate facts from personal opinions and moral judgments. Instead of asking what politics ought to be, it focuses on understanding how politics actually operates. Politics क्या, इसको पूछेंगे मत, ठीक है, या फिर उसमें जोर नहीं डाल के हमें इस पे जोर डालना चाहिए कि पॉलिटिक्स काम कैसे करती है, ऑपरेट कैसे करती है। It also encourages systematic research, verification of evidence and testing of hypothesis. By using scientific methods, the empirical approach seeks to make study of politics and more objective and evidence-based. The empirical approach has made significant contributions to political science. It has improved understanding of voting behavior, political participation, public opinion, leadership, bureaucracy and decision making. तो इनमें बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है इसी एम्पेरिकल अप्रोच की वजह से। लोगों को समझ में आया है कहाँ वोट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन कैसे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसा होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी, डिसीजन मेकिंग, इसमें बहुत सारा मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है, हालांकि मतलब फैक्ट्स और इन चीज़ों के जरिए। इट हैज़ ऑल्सो इनकरेज द यूज़ ऑफ रिसर्च टेक्निक्स दैट प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिटिकल एनालिसिस। ठीक है, रिसर्च टेक्निक का यूज़ करके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें मतलब हमें प्रोवाइड किया गया था, कि प्रोवाइड करते हैं कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसी होनी चाहिए, पॉलिटिकल एनालिसिस कैसे होनी चाहिए। ठीक है, हाउएवर द एम्पेरिकल अप्रोच हैज सर्टेन लिमिटेशंस, इसमें कुछ लिमिटेशंस है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट पॉलिटिक्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड एंटायरली थ्रू फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स बिकॉज पॉलिटिकल लाइफ ऑल्सो इन्वॉल्व्स वैल्यूज सच एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड राइट्स। तो पॉलिटिकल बहुत सारे लोग कहते हैं, जो क्रिटिक्स जो होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स को सिर्फ हम अंडरस्टैंडिंग के लिए फैक्ट्स और स्टैटिस्टिकल डेटा काफ़ी नहीं है, इसमें और भी चीज़ें आती हैं जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इनको भी जानना जरूरी है। एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन मेजरेबल बिहेवियर में इग्नोर एथिकल क्वेश्चंस एंड ब्रॉडर फिलोसॉफिकल इश्यूज। तो एक्सेसिव एम्फेसिस, ज़्यादा हम मेजरेबल बिहेवियर जैसे फैक्ट्स डेटाज पे करेंगे तो हम एथिकल क्वेश्चंस को इग्नोर कर रहे हैं और फिलोसॉफिकल जो इश्यूज़ है उसको भी मद्देनज़र नहीं रख रहे हैं। नहीं,
Human behavior is often influenced by emotions and beliefs and historical circumstances which cannot always be measured scientifically. तो ह्यूमन के कुछ बिहेवियर है जो इमोशन, बिलीफ और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस से कंट्रोल होते हैं या फिर उससे ज़्यादा रिलेटेड हैं, हालांकि मतलब इन कंपेरिजन टू मेजरमेंट्स, इन कंपेरिजन टू मेजरिंग साइंटिफिकली एंड ऑल. ठीक है. The empirical approach remains an important method in political theory because it provides a systematic and evidence-based understanding of political processes. At the same time, it is most effective when combined with normative approaches that examine the values and ideals guiding political life. तो सिर्फ empirical approach नहीं, सही पॉलिटिकल प्रोसेस अगर चाहिए तो आपको उसमें नॉर्मेटिव अप्रोच, ठीक है, भी लाना चाहिए जो कि है वैल्यूज़ और आइडियल्स है ना, जो कि जिसमें वैल्यूज़ है, आइडियल्स है, ठीक है, जो पॉलिटिकल लाइफ को गाइड करता है. तो दोनों का प्रोसेस जो है एम्पेरिकल और नॉर्मेटिव अप्रोच, जो मतलब बिलीव्स, इमोशंस आदमी के साथ में जो कनेक्टेड है, इन चीज़ों को दोनों को मिला के एम्पेरिकल फैक्ट्स एंड डेटा और बिलीव्स नॉर्मल लोगों का जो इमोशंस है, तो दोनों को मिला के एक बढ़िया पॉलिटिकल प्रोसेस हम ला सकते हैं या फिर कर सकते हैं या फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं या फिर जान सकते हैं पॉलिटिकल वर्ल्ड में. तो होप आपको वीडियो पसंद आया है. ठीक है, चीज़ें बहुत ही क्लियर हो गई हैं, अब कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन के थ्रू से. तो मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में. और प्लीज़ चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक भी करके आ जाना. ठीक है, थैंक यू. बने रहिए हमारे साथ.